नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों का। उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। तीनों दोषियों के खिलाफ कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अंकिता भंडारी को मिले इंसाफ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोर्ट के फैसले से अब भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और प्रदेश में हमारी बेटियां निश्चिंत होकर अपना काम कर पाएंगी। तो भविष्य में कभी ऐसी घटना ना हो। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निस्वार्थ होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वच्छंद रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में है। तो वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया है। करण माहरा ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत किया। यह फैसला न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और निश्चित रूप से अंकिता को आंशिक न्याय दिलाता है। साथ ही माहरा ने यह भी स्पष्ट किया कि अब भी कई गंभीर सवाल अनुचित है, जिनका उत्तर धामी सरकार को देना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने दोषियों को सजा दी है, लेकिन ये पूर्ण न्याय नहीं है। आज भी ये स्पष्ट नहीं है कि किन वीआईपी व्यक्तियों को बचाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयास किए जा रही है। इसमें जज साहब ने फैसला दिया और 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट अपना फैसला सबूतों के आधार पर करती है। अभी ये न्याय अंकिता का पूरा नहीं हुआ है जब तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आता और उन नेताओं को सजा नहीं होती जिन्होंने सबूत मिटाए, डोजर चलवाया, अंकिता का कमरा तोड़वाया, जिन्होंने अंकिता का बिस्तर तालाब में डाल दिया, स्विमिंग पूल में, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? वो पुलिस की अधिकारी जिसने कमरे को वीआईपी बताया, उसके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस विधायक और उस बड़े नेता के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती जिसने पूरे सबूत मिटाने का काम किया, डोजर चलवाया, आग लगवाई, और आग एक बार नहीं 17 दिन के बाद दोबारा आग लगी है, तो हम अंकिता के न्याय को आज अधूरा न्याय मानते हैं। प्रकृति को अपना न्याय करना होगा। वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता की ये दशा की गई, उसका नाम सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। केवल उत्तराखंड नहीं, आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि अंकिता की जो हत्या हुई है उसका जो मुख्य कारण जो वीआईपी था, उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। तो वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इस मामले में एडीजे रानी, आपको बताते चले, रीना नेगी को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि इस हत्याकांड में बीजेपी धर्जाधारी विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य भी शामिल है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का बयान सामने आया है, तो वहीं बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। सुनवाई थी, फाइनल फैसला था अंकिता भंडारी हत्याकांड में, वो आ चुका है। तीनों मुख्य आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अभी फैसला आना बाकी है कि उनको सजा क्या दी जाती है। ऐसे में बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने क्राइम सीन को ध्वस्त किया, बुलडोजर वहां चलाया, उसके ऊपर अभी तक कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं करी है, उसके ऊपर कोई सजा नहीं दी गई है या उसको आरोपी नहीं माना गया है। वहीं आप देखिए कि भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि हमने इस केस में मजबूत पैरवी की और हम जो कर सकते थे हमने किया। नहीं, मैं भाजपाइयों से कहना चाहती हूं, आपने इस केस को अंडर द कारपेट आप जितना पुश कर सकते थे आपने कोशिश की। आपने वीआईपी का नाम उजागर नहीं होने दिया। आपने एक अच्छा वकील उसके माँ बाप को नहीं दिया। अंकिता के माँ बाप को चिट्ठी लिखकर उनको अपना वकील बदलवाने के लिए गुहार लगानी पड़ी। आपने सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं दी इस केस में, जबकि पूरा उत्तराखंड इस मामले में सीबीआई जांच चाहता था। आपने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जाने दिया क्योंकि मामले का दूध और पानी का पानी आप नहीं चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि वीआईपी का नाम उजागर हो, जिसको एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा था और जिसकी परिणति ये हुई कि उसको
दुष्कर्म का शिकार होना पड़ा और उसकी जघन्य हत्या करके उसका शव चीला नहर में फेंक दिया गया। तो आज का दिन ऐतिहासिक जरूर है, आज का दिन बड़ा जरूर है, क्योंकि इसमें फैसला आना है। लेकिन जो आधा फैसला अभी आया है उससे भी अंकिता भंडारी की आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और उन बूढ़े माँ बाप की पथराई हुई आंखें, जिनका जीवन नरक हो गया था कोर्ट कचहरी की दौड़ लगाते हुए और तारीख पर तारीख में कोर्ट में उपस्थित होने पर, तो आज उनका भी ये जो यात्रा है वो समाप्त होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं यही कोर्ट से अपेक्षा रखूंगी कि इन तीनों मुख्य आरोपियों को, जिनको आरोपी मान लिया गया है, इनको फांसी की सजा दी जाए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी जुड़ चुकी है। गरिमा जी, ये अंकिता हत्याकांड पर फैसला आ चुका है, तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा के साथ साथ 50-50 हजार का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? निश्चित रूप से ये जो जजमेंट आया है ये एक राहत की सांस तो जरूर है, लेकिन ये वो नहीं है जो उत्तराखंड अपेक्षा कर रहा था। उत्तराखंड इस जघन्य, विभत्स और अमानवीय कांड के बदले उन आरोपियों को फांसी की सजा एक्सपेक्ट कर रहा था। हम अपेक्षा कर रहे थे कि उन लोगों को इस विभत्स घटना को अंजाम देने के लिए, और उस छोटी बच्ची जिसने अभी सपने देखने शुरू ही किए थे और बहुत हिम्मत करके जिसने दहलीज से पैर बाहर निकाला था, उस बच्ची के साथ इस तरह से दुराचार करने पर और इतना उसके साथ उसकी निर्मम हत्या करने पर हमें ये लगता था कि फांसी की सजा ही इसका एकमात्र उपाय हो सकता है। उसकी आत्मा की शांति तभी मिलेगी। और उसके माता पिता ने जो यातना झेली है पिछले 3 सालों से, जिस तरह से उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े हैं, तो बहुत कष्टकारी रहा है उनका ये पूरा 3 साल जो बीता। तो ऐसे में न्याय अधूरा है, और अधूरा मैं इस न्याय को इसलिए कहती हूँ क्योंकि 3 साल सुनवाई चलने के बावजूद वीआईपी का खुलासा आज तक नहीं हुआ। क्योंकि अंकिता ने क्लियर कट अपनी व्हाट्सएप चैट में लिखा कि कोई वीआईपी है जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। वो वीआईपी कौन था आज तक उत्तराखंड को नहीं पता चल पाया, देश और दुनिया को नहीं पता चल पाया। ये खबर राष्ट्रीय न्यूज बनी थी और उत्तराखंड की जमकर चिपचिली हुई थी, शर्मसार हुआ था उत्तराखंड कि अपनी बच्ची को न्याय तक हम नहीं दिला पा रहे हैं। सीबीआई कोर्ट में मामला सरकार की ढिलाई की वजह से नहीं पहुंच पाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला नहीं चला, और लोअर कोर्ट में आप सोचिए 3 साल लग गए जजमेंट आते आते। और अगर मैं बात करूं तो बुलडोजर चलाने वाली भाजपा की विधायक यमकेश्वर की रेणु बिष्ट, उस पर कोई टीका टिप्पणी, कार्रवाई तो छोड़िए, कोई टीका टिप्पणी कोर्ट ने नहीं की है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता था अगुवाई करते हुए, नेतृत्व करते हुए, बुलडोजर चलाते हुए 23 सितंबर को, जब आप सोचिए कि अंकिता का शव तक नहीं मिला था, अंकिता का शव मिला है 24 सितंबर को, चीला नहर में उस शव को बहा दिया गया था। और 23 सितंबर को जनता में आक्रोश और गुस्सा देखते हुए रेणु बिष्ट ने बुलडोजर चलाया, और रेणु बिष्ट का वो बयान हमारे पास है जिसमें वो कह रही है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर मैंने यहाँ बुलडोजर चलाया है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले में लीपापोती का प्रयास किया गया, साक्ष्य और सबूत मिटाने की भरसक प्रयास किया गया। 2 बार आग लग जाती है पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में, जो कि क्राइम सीन था, जो सील था पूरी तरीके से, उसमें आग लग जाना, अंकिता भंडारी के बेड का स्विमिंग पूल में पहुंच जाना ताकि फोरेंसिक जांच में कुछ ना निकल पाए, उसके पोस्टमार्टम करने वाली 5 डॉक्टरों की टीम में किसी महिला का ना होना, ये अपने आप में बताता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली थी। और आप देखिए कि ना रेणु बिष्ट के ऊपर कोई कार्रवाई, ना पुलिस कर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई जिनकी उपस्थिति में आग लगी, और न वीआईपी का खुलासा, और न इन आरोपियों को फांसी की सजा। तो अब हम फिंगर क्रॉस करके या इस आशा में हैं कि निश्चित रूप से जो दूसरी पार्टी है जिसे सजा मिली है वो हायर कोर्ट में जाएगा। अभी तो ये मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की इसकी आशा है। तो वहां हम ये आशा लेकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एडिशनल जो है सजा जरूर इसमें बढ़ाई जाएगी। जी मैम, क्या इस हत्याकांड में बीजेपी नेता का बेटा शामिल था? क्या कांग्रेस को लगता है कि सजा में किसी तरह की ढील दी गई है या राजनीतिक दबाव का कोई असर दिखा है? वो तो आप अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, भाजपा का मॉडस ऑपरेंडी है ये
कि भाजपा का नेता जहां भी संलिप्त होता है या भाजपा से संबंधित कोई भी व्यक्ति होता है तो पुरजोर कोशिश की जाती है, सारे घोड़े खोल दिए जाते हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहती हूँ। सारे हमारे कुश्ती पहलवान एक मुट्ठी हो गए और सबने मोर्चा खोला, ब्रजभूषण शरण सिंह का बाल बांका नहीं हो पाया। कुलदीप सेंगर का आज दिन तक बाल बांका नहीं हो पाया। विजय शाह जिसने आतंकवादियों की बहन कह दिया हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को, उसका बाल बांका नहीं हो पाया। उसी तरह से विनोद आर्या जिसका ये वनंतरा रिजॉर्ट था और इलीगली कंस्ट्रक्टेड था, अवैध रूप से निर्माण किया गया था ये रिजॉर्ट का, उसका बाल बांका नहीं हो पाया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से, और तो और हमें शक है कि वीआईपी का नाम बचाने के लिए उसका नाम उजागर ना हो, इसका भरसक प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या होती है तो 2 दिन के अंदर ममता बनर्जी सरकार उसका सीबीआई जांच करवाती है। हमारे वहां दिनों दिन तक 3 साल तक यातना झेली अंकिता भंडारी के परिवार ने और उत्तराखंड के जनमानस ने, लेकिन सीबीआई की मांग हम करते रह गए, लेकिन हमें सीबीआई जांच नहीं मिली। और तो और हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला नहीं मिला, नहीं तो 3 साल का इंतजार, लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। तो आज एक पोस्टर बनाया जा रहा है भाजपा की तरफ से जिसमें धामी जी का एक 3 साइज फोटो लगाया गया, खूब बड़ा आदमकद फोटो लगाया गया है और कहा गया है कि धाकड़ धामी के प्रोएक्टिवनेस की वजह से इसमें न्याय मिला है और सारा उसमें झूठ का अंबार सिलसिलेवार लगाया गया है। जबकि सच ये है कि 18 से उसमें पहली लाइन उस पोस्टर की जो रिलीज किया गया भाजपा की ओर से, उसमें पहली लाइन ये है 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी, जबकि ये सच नहीं है मैडम। 18 सितंबर 2022 को गुमशुदा होती है रहस्यमय तरीके से अंकिता। 19 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। 20 सितंबर को मामला जो है रेवेन्यू पुलिस के पास पहुंचता है। 22 सितंबर को रेवेन्यू पुलिस जो है मामला रेगुलर पुलिस को देती है। 23 सितंबर को बुलडोजर चला दिया जाता है। 24 को उसका शव मिलता है नहर में, जो शव ना कि फूला हुआ था। अगर वो 6 दिन से पानी में होता तो आप सोच सकते हैं उसके पूरे शरीर में नील पड़ी होती, उसके शरीर में झुर्रियां होती, उसका शरीर फूला हुआ होता, उसके शरीर को, उसकी बोटियों को नोचा होता पानी के जानवरों ने, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उसका शरीर जस का तस था, यानी कि उसको मार करके कहीं 5 दिन तक छुपाया गया और आनंद फानंद में चीला बैराज में फेंक दिया गया। तो उसकी जो पोस्टमार्टम करते हैं वो 5 डॉक्टर में से एक भी महिला का ना होना, आप सोचिए कि उसके साथ कहीं ना कहीं बार बार दुष्कर्म हुआ। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उत्तराखंड को गौरवान्वित भी किया इस वजह से कि वो बच्ची तो चली गई, लेकिन उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में देश और दुनिया को ये संदेश दे गई कि उत्तराखंड की महिलाएं घुटने नहीं टेकती, चाहे भारी दबाव हो, चाहे सत्तारूढ़ दल के नेताओं का दबाव हो, चाहे पैसे का लालच हो, उस लड़की ने सरेंडर नहीं किया और अंत तक वो लड़ती रही और मौत को गले लगाना उसने ज्यादा बेहतर समझा। तो मैं सलाम करती हूँ ऐसे माँ बाप को भी जिन्होंने जन्मा ऐसी बेटी को ऐसे संस्कारों के साथ, और उस बच्ची की आत्मा को शांति मिले, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मैम, आपने बार बार कहा है कि इस मामले में न्याय में देरी हुई है और कांग्रेस सरकार अगर होती तो क्या अलग करती? देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये एक फेमस कहावत है जो कही जाती है कि अगर देर से न्याय दिया तो क्या दिया। अब आप सोचिए कि एक लोअर कोर्ट में मामला 3 साल चला है, अगर ये मामला अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में चलेगा तो उसके जीर्ण शीर्ण हो चुके माँ बाप के लिए ये कितना यातना भरा होगा, क्योंकि हर सुनवाई में माँ बाप को उपस्थित होना है। वो माँ बाप जिसको उनकी 19 वर्षीय बेटी चिट्ठी लिखकर कहती है कि अब मेरी नौकरी लग गई, फिक्र मत करना, मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं घर की टपकती छत बनवाऊंगी, उसको ठीक करवाऊंगी, वो अपनी पहली सैलरी भी नहीं ले पाई। 20-25 दिन की नौकरी में उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उस माँ बाप की आप मनोदशा सोचिए, और सोचिए कि उत्तराखंड में एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कह रहा है कि उत्तराखंड में 9 हिमालयी राज्यों में महिला अपराध में नंबर 1 बन गया है उत्तराखंड। उसके बाद भी हमारी सरकार पता नहीं कौन सी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद
अनेक सैकड़ों हत्याकांड हो चुके हैं। छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां जो हैं हवस का शिकार बन रही हैं। लेकिन महिला आयोग नदारद है। महिला एवं बाल विकास मंत्री पता नहीं कौन सा पत्थर दिल लेकर बैठी हैं और धामी सरकार को तो अपनी पीठ थपथपाने से फुर्सत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा के साथ जुर्माना लगाया गया। वहीं अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस मामले में अधिवक्ता का बयान आया है। 302 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माना न देने की उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और आजीवन कारावास कठोर कारावास होगा। 201 में 5 वर्ष का सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। 354 कौ में उनकी तारीख को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना। 10,000 रुपए जुर्माना न देने के आवाज में 1 माह का अतिरिक्त कारावास। अभियुक्त पुल की तारीख पे अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 5(1) में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपए का जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों को सजा मिलने के बाद जेल लाया गया। बता दें कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को जेल ले जाते वक्त उनका वीडियो सामने आया है। आरोपी का शर्मनाक वीडियो हैरान कर देने वाला है। इस वीडियो में आरोपी के चेहरे पर मुस्कुराहट के साफ देखी जा सकती है। इस मौके पर आरोपी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस। धूमधाम से मनाया जाएगा 350वां शहीद दिवस। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। सीएम धामी ने 22 मई को ऋषिकेश में दी थी मंजूरी। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के अवसर पर की थी घोषणा। वहीं आपको बताते चले हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने पर यह घोषणा की गई थी, जहां धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु तेग बहादुर का यह शहीद दिवस। 350वां शहीद दिवस मनाया जाएगा। सीएम धामी ने 22 मई को ऋषिकेश में दी थी मंजूरी। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद आपको बताते चले धूमधाम से मनाया जाएगा गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा धीरे धीरे जोर पकड़ रही है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक यहां पर 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। वहीं दिन में औसतन 70,000 भक्त रोजाना दर्शन कर रहे हैं। बात की जाए सरकारी आंकड़ों की तो 29 मई को 73,402 श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा समेत हेमकुंड साहिब की यात्रा की है। साथ ही और अब तक कुल 16,42,400 श्रद्धालु, आपको बताते चले 407,000 श्रद्धालु 4 धाम यात्रा हेमकुंड साहिब की कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 2,93,173 श्रद्धालु मां यमुना की, आपको बताते चले 163 श्रद्धालु जो हैं यमुना के दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम में अब तक 2,79,047 श्रद्धालु गंगोत्री धाम की यात्रा कर चुके। केदारनाथ धाम में अभी तक 6,25,847 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। साथ ही बद्रीनाथ धाम के भी कई लाखों में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और साथ ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ धीरज पंच भैया मोनू जुड़ चुके हैं, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के समिति के पूर्व सदस्य भी है। सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सरकार द्वारा तैयारियां की जा चुकी हैं उससे श्रद्धालु कितने खुश हैं? जी, जय बद्री विशाल। मैं बद्रीनाथ धाम से तीर्थ पुरोहित धीरज पंच भैया मोनू
और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जो उत्तराखंड सरकार यहाँ पर है तो बहुत अच्छी चकाचौंध व्यवस्था 4 धाम में की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पूरे उत्तराखंड में बुजुर्गों से लेके और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया गाइडलाइन भी बनाई गई है और सब लोगों को दर्शन बहुत अच्छे से भगवान नारायण के हो रहे हैं, केदार बाबा के हो रहे हैं। चाहूंगी श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे, सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्थाएं भी की जा चुकी है, वहां के लोगों के लिए आय के साधन भी खुल जाते हैं, क्या उन्हें फायदा मिल रहा है? जी, आय के साधन तो लोगों के लिए खुलते हैं जब 4 धाम यात्रा उत्तराखंड प्रदेश में शुरू होती है और जिसमें से हमारे 4 धाम उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, तो हरिद्वार से ये यात्रा शुरू होती है और हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ जी तक तो जितने भी रास्ते से होटलियर हैं और छोटे ढाबे वाले हैं, छोटे जो जिनके छोटे दुकानें हैं, और तो सभी लोगों का रोजगार भी बढ़ता है और देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। तो सभी लोगों की आजीविका भी इससे चलती है और 6 महीने सब लोग बड़ी खुशी जयकारे लगाते हुए सभी यात्रियों का भी और भगवान नारायण और केदार बाबा का भी धन्यवाद करते हैं। सर, क्या यात्रियों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों का कुछ कहना है? स्थानीय लोगों में बड़ी खुशी की बात है कि यात्रा खूब अच्छी चल रही है, अच्छी बढ़ रही है और 4 धाम यात्रा जो पहले के मुताबिक, जब पहले लोग पैदल आते थे तो हम लोगों के पुरखे जो पूर्वज थे हमारे, तो हरिद्वार से ही पैदल लेके आते थे लोगों को, लेकिन आज सुविधाएं हो गई हैं, रोड बन गई है और सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे हर जगह पे मिल रही हैं लोगों को, रोड अच्छी बन गई है, तो श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है पहले के मुताबिक और इस टाइम बहुत ज्यादा यात्री, अभी तक 16 लाख से ऊपर, लगभग 15 से 16 लाख यात्री 4 धाम यात्रा में दर्शन कर चुका है। बीच वहां के लोगों को कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्या? बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान से प्रभावित लोगों का की क्या समस्याएं हैं? हाँ, बस एक चीज से थोड़ा सा है कि बद्रीनाथ में 2 पर्वत जो है, नर और नारायण पर्वत है। श्रीमद भागवत कथा के 4थे अध्याय में आता है नर नारायण का व्याख्यान। 2 अवतार यही बद्रीनाथ जी में भगवान विष्णु ने रखे, नर और नारायण, और नारायण पर्वत पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर है। जिस नारायण पर्वत पे पूरे पुरोहितों के घर हैं, जितने पंडा पुरोहित हैं सभी के घर बद्रीनाथ जी में इसी नारायण पर्वत पर हैं। और पुराने जमाने में जब पहले लोग पैदल आते थे तो पुरोहित लोग अपने घरों में, छोटे छोटे जो घर बने हैं पुरोहितों के, उन्हीं घरों में अपने जजमानों को रुकवाते थे, खाना खिलाते थे, सब कुछ। लेकिन आज व्यवस्थाएं बन गई हैं। बद्रीनाथ में नरपुरी जो है, पुल पार नरपुरी है और जिसपे मंदिर है वो नारायणपुरी है, तो पुल पार होटल, लॉज वगैरह काफी बने हुए हैं। लेकिन इस तरफ जितने पुरोहितों के मकान थे, मास्टर प्लान में सारे मकान टूट चुके हैं और अभी लोग मतलब घर से बेघर हैं, उनको ना तो कहीं व्यवस्था अच्छी मिल पाई है, अभी थोड़ा सा कष्ट में है लोग यहाँ पर। तो सरकार आगे करेगी, उसमें जैसा भी सरकार की नीति निर्धारित होगी जो भी करेंगे। बस ये है सबका कहना कि नारायण पर्वत पर जो पुरोहित लोग पुरखों से थे, सतयुग का ये धाम है, तो उन लोगों के घर जो टूटे हैं, मास्टर प्लान के अधीन आए हैं, तो उनको कहीं व्यवस्था दी जाए, घर बना के दिए जाए उनको। और जिनका नहीं आया है तो उन लोगों के मकान टूट चुके हैं। नीचे जो पंचभैया मोहल्ला था, कुबेर गली थी, जहाँ से भगवान नारायण की डोली जाती है, पंचभैया मोहल्ला कुबेर गली कहते हैं उसे, तो वो सारा मास्टर प्लान में नदी खोदी गई तो वो पूरा बर्फ से नीचे जा चुके हैं सबके मकान। उनको एक एक कमरा मिला है, जिसके 4-4, 6-6 कमरे थे, यात्रियों को रुकवाने की व्यवस्था थी, वहां पर वो एक एक कमरे में रह रहे अपने यात्रियों के लिए। अब कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही तो किराए से घर लेने पड़ रहे, उनको किराए में लेना पड़ रहा है। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि बद्रीनाथ आकर क्या पुण्य मिलता है, और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि सरकार यात्रियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की है, साथ ही बुजुर्गों के लिए क्या खास व्यवस्थाएं की गई है? यहाँ पर ऐसे बद्रीनाथ जी का कहा गया, अष्टम भू बैकुंठ शुद्धो बद्री का आश्रम, 8 बैकुंठ हैं संसार के, उसमें से अष्टम बैकुंठ बद्रीनाथ जी को कहा गया है, जिसमें ब्रह्मा जी को भी यहाँ से, इस भूमि से मोक्ष मिला है। यहाँ पे ब्रह्म कपाली है और यहाँ पर लोग अपना पुरखों का पिंडदान करने के लिए आते हैं। तो कहते हैं बद्री गमनांश मुक्ति, काशी मरणांश मुक्ति। बद्रीनाथ जी में गमन करने से कलयुग के प्राणी को मोक्ष मिल जाता है और काशी विश्वनाथ जी में जब कोई मर जाता है, गमी हो जाती है, तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ये शास्त्र बताते हैं। तो बद्रीनाथ जी बैकुंठ धाम है
कहते हैं शास्त्र में लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ में एक पल, एक घड़ी, एक मिनट कलयुग का प्राणी जो निवास कर ले, हम सब लोग कलयुग के प्राणी हैं, तो कहते हैं भागवत जी में है कि बद्री भाषानो लोका विष्णु तुल्य न संशय, श्रीमद् भागवत जी में। और विष्णु भगवान ने कहा है मेरे इस नारायण पर्वत पर, जिस पर्वत पर मेरा मंदिर स्थित है, कलयुग में रहेगा कोई भी प्राणी एक मिनट, एक घड़ी, एक पल यहाँ रुक जाए, उसको विष्णु तुल्य न संशय, वो विष्णु समान मेरे समान हो जाएगा, इसमें मैं कभी संशय नहीं रखूंगा। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है यहाँ पहुंचकर आदमी को, भगवान नारायण के दर्शन करके। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नर नारायण पर्वत का महत्व क्या है? नर नारायण पर्वत का तो बहुत बड़ा महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा जी का 4वां अध्याय जो है वो नर नारायण दोनों इन पहाड़ों पर ही है। भगवान विष्णु ने यहाँ पर सतयुग में 2 रूप रखे, 2 अवतार पैदा हुए, जो तपत कुंड है वहां पर नर और नारायण के रूप में। तो नर नारायण ने तपस्या करी है यहाँ पर बद्रिक आश्रम में, इस बद्रीनाथ की भूमि में। तो जो द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन बनकर आए, एक राक्षस हुआ यहाँ पर सहस्त्र बाहु, शिव और पार्वती की तपस्थली कही गई है। तो उसने शिव शंकर की जब आराधना करी थी तो उसे वरदान दे दिया कि 10,000 साल कोई तपस्या करेगा तब वो तेरी एक भुजा काट पाए। उसने देवी देवता ऋषि मुनि सब यहाँ से हटा दिए, भगा दिए। तब विष्णु भगवान ने नर नारायण 2 अवतार पैदा हुए यहाँ पर गर्म कुंड पर। तो यहाँ पर क्या है कि 10,000 दिन का फल एक दिन में मिल जाता है। बद्रीनाथ की वो बैकुंठ की भूमि है। जब तपस्या करी तो उसकी भुजाएं कट गई थी राक्षस की, तो वो सूर्य देव के पास पहुंच जाता है एक भुजा लेके। वही द्वापर में कर्ण बन के आता है, सूर्य पुत्र कर्ण जिसे कहा गया है। नर थे जो अर्जुन बनते हैं, नारायण थे वो श्री कृष्ण बनते हैं। तो नर नारायण का बहुत महत्व है। नर नारायण आज ये पहाड़ बन चुके हैं जो 2 रूप भगवान ने लिए थे यहाँ पर। तो नर नारायण के बीच में भगवान नारायण का मंदिर है और सनातन सृष्टि की सारी सुख समृद्धि के लिए नारायण भगवान और जगत कल्याण के लिए यहाँ पर आज भी तपस्या कर रहे हैं, ये शास्त्र बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।